जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात कर रहे हैं, जो बात हमने कल की वही आज करेंगे। चलो कर लेते हैं, आपको अच्छा लगे तो। देखो, आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान एकीकरण। राजस्थान एकीकरण की बात करते हैं अपने। राजस्थान एकीकरण में हमें सबसे पहले यह पढ़ना है कि रियासती सचिवालय, जो रियासती विभाग था, उसकी शर्त क्या थी। ठीक है, वहां से आज शुरू करते हैं। ठीक है, राजस्थान एकीकरण। हम्म अब देखो यहां पर रियासती सचिवालय की शर्त। रियासती सचिवालय की शर्तें बोल दें हमने। ठीक है, या शर्तें लिख देता हूं। चलो, शर्त क्या थी? रियासती विभाग जिसकी स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई, 5 जुलाई 1947 को इस विभाग की स्थापना की गई। तब कहा गया कि वह रियासत स्वयं को स्वतंत्र रख सकती है जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो और जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। ठीक है, कौन? वह रियासत जिसको, वह रियासत स्वयं को स्वतंत्र रख सकती है, वह रियासत स्वयं को स्वतंत्र रख सकती है जिसकी वार्षिक जिसकी वार्षिक आय, वह रियासत स्वयं को स्वतंत्र रख सकती है जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से 1 करोड़ से अधिक हो, जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो तथा जनसंख्या, वह रियासत स्वयं को स्वतंत्र रख सकती है जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो तथा जनसंख्या 10 लाख से जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। यानी अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए आपके पास जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, वार्षिक आय आपकी 1 करोड़ से अधिक हो। ये आपको मुख्य रूप से बातें ध्यान रखनी है। 1 करोड़ 10 लाख, अगर ये है तो आप स्वतंत्र रह सकते हो, अगर नहीं है तो फिर बात मिलना ही पड़ेगा था। तो इस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान में केवल 4 रियासतें थी। ठीक है, हाँ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस शर्त को पूरा करने वाली, इस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान में 4 रियासतें थी। इस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान में 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 4। अब कौन कौन सी है? जयपुर,
क्योंकि एकीकरण के समय जयपुर के अंदर जनसंख्या 30 लाख अपने पढ़ेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली थी ये तो ये तो आएगी आएगी। जोधपुर, अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जोधपुर, तो ये भी हमारे पास में पूछी जाएगी। लेकिन एकीकरण में हमारे पास ऐसा एक स्रोत मिला है जिससे हम ये कह सकते हैं कि एकीकरण में क्षेत्रफल में जोधपुर से भी बड़ी रियासत बीकानेर हुआ करती थी। लेकिन जो एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में जोधपुर आ गया तो हम पढ़ने लगे, लेकिन पुराने पुरातात्विक स्रोतों से या हम पुरातात्विक स्रोतों से नहीं, ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से अगर जानेंगे तो उसमें बीकानेर रियासत को बताया गया है। और 4 नंबर पर है उदयपुर। क्या है? उदयपुर, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, चले आगे। अब प्रश्न आता है विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली, विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी है? वो हमारे पास में है बीकानेर। अब आपको मैं बताऊं, एक लाइन याद कराऊंगा कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत यानी सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किए। आप याद कीजिएगा कि बीकानेर और धौलपुर में 36 का आंकड़ा है। बोलो मेरे साथ, बीकानेर और धौलपुर में 36 का आंकड़ा है। आपसे पूछा जाए बीकानेर प्रजामंडल कब बना? 1936 में। आपसे पूछा जाए धौलपुर प्रजामंडल कब बना? 1936 में। आपसे पूछे कि एकीकरण में सबसे पहले साइन किसने किए? बीकानेर ने। सबसे अंत में साइन किसने किए? तो धौलपुर ने। तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपसे तारीख भी पूछता है कि कब किए थे। 7 अगस्त 1947 ईस्वी शार्दुल सिंह, ये आपको याद कर। 7 अगस्त 1947 ईस्वी शार्दुल सिंह। विलय पत्र पर सबसे अंतिम हस्ताक्षर करने वाली रियासत, विलय पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाली रियासत सबसे पहले कौन सी थी? बीकानेर। आंकड़ा किस किस का है? बीकानेर का और धौलपुर का, तो आपको याद होता रहेगा। 14 अगस्त 1947 धौलपुर के उदयभान सिंह। और शार्दुल सिंह कहाँ के हैं? बीकानेर। आपसे पूछे कि पहली रियासत शार्दुल सिंह बीकानेर, जिन्होंने यहां पर हस्ताक्षर किए हैं। अब प्रश्न आता है राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्ण तांत्रिक एवं जन उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत, राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्ण तांत्रिक एवं जन उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत, 14 अगस्त
1947 ईस्वी शाहपुरा के सुदर्शन देव। अब राजस्थान में शाहपुरा 2 है, यहां पर शाहपुरा कौन सा है जो अभी वर्तमान में जिला है? तो राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्णतांत्रिक एवं जन उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत। ये आपको याद रखना है। ये ठीक है, 3 रियासतें आपके सामने हैं, ये आपको याद रखना है। अब प्रश्न आता है, उत्तरदायी शासन स्थापित न करने वाली रियासत, उत्तराधिकारी शुल्क न वसूलने वाली रियासत, मराठों को कर न देने वाली रियासत। राजस्थान में भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर और जैसलमेर ने भाग नहीं लिया था। इसके कारण आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने वाली तो जैसलमेर भी है, जयपुर भी है। आपसे पूछा जाए पिछड़ी रियासत कौन सी है, तो जैसलमेर। निराली रियासत कौन सी है, जैसलमेर। मराठों को कर न देने वाली, जैसलमेर। ठीक है, हाँ लिख दिया ना बीकानेर नाम, उसके सामने लिखूं, ये लो यहां लिख देते हैं बस, बीकानेर, इसके सामने धौलपुर, ये लो जीवड़ा है। तो बताओ किया लिखना है, थे बता दे मतलब बीए लिख देशु। ठीक, यहां पर आपसे पूछा जाए रियासत कौन सी है, शाहपुरा है। और शाहपुरा के उस समय शासक कौन थे, सुदर्शन देव। शाहपुरा के संस्थापक जो थे वो थे सुजान सिंह। कौन थे, सुजान सिंह, आपको याद रखना है। प्रश्न क्या आएगा, उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन स्थापित न करने वाली रियासत। उत्तरदायी शासन स्थापित न करने वाली रियासत। इसके अलावा उत्तराधिकारी शुल्क न देने वाली रियासत। तो उत्तराधिकारी शुल्क न देने वाली रियासत भी यही है। फिर आपसे पूछे पिछड़ी रियासत, आपसे पूछे निराली रियासत, मराठों को कर न देने वाली रियासत। मराठों को कर न देने वाली रियासत आपको याद करना है। मराठों को कर न देने वाली रियासत आपसे पूछी जा सकती है। विश्व का 8वां आश्चर्य, विश्व का 8वां आश्चर्य, विश्व का 8वां आश्चर्य जो भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मराठों को कर नहीं दिया, उत्तराधिकारी शुल्क नहीं दिया, निराली रियासत के रूप में जान सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने वाली रियासत, भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने वाली रियासत। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने वाली रियासत कौन सी है हमारे पास में,
जैसलमेर, एक हमारे पास में आती है जयपुर। जैसलमेर, जैसलमेर। बाहरी किसी चित्रशैली का प्रभाव भी जिस रियासत पर नहीं पड़ता है वो भी जैसलमेरी है, ये भी आपको याद रखना है। इन दोनों का उत्तर भी जैसलमेर। केवल भारत छोड़ो आंदोलन में जैसलमेर के अलावा भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखो रोहित कुमार, पढ़ाई करो, हाँ ठीक है, लिख लिया, चले आगे। अब प्रश्न आएगा, डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली रियासत। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली रियासत। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली रियासत आपसे पूछे कौन सी थी, तो जयपुर थी, आपको याद रखना है। ठीक है, जयपुर। जयपुर और किसमें थी, भारत छोड़ो आंदोलन में भी जयपुर थी। अब दो तीन प्रश्न अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत, आपने पढ़ा होगा कभी रास्तापाल कांड। शिकार एक्ट पर पूर्णतः रोक लगाने वाली रियासत टोंक, वहां पर ऊंट की बलि दी जाती थी, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, ठीक। अभी अपने को क्या याद करना है, शिकार एक्ट। शिकार एक्ट पर पूर्णतः, शिकार एक्ट पर पूर्णतः रोक लगाने वाली रियासत बताओ कौन सी है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, अमीर खां पिंडारी के द्वारा बसाई गई रियासत है। जल्दी बताओ भाई। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत, ये भी बता दो फिर। पहाड़ों की नगरी के नाम से विख्यात है, हाँ क्या है, पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछा जाए वन्य जीव, देखो इसमें दो चीजें आएगी, वन्य जीव सुरक्षा कानून बनाने वाली रियासत और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित करने वाली रियासत। ठीक है, हाँ वन्य जीव। अब वन्य जीव है, इसके ऊपर सुरक्षा पर अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित करने वाली रियासत। यहां उत्तर क्या हो जाएगा, अलवर। क्या हो जाएगा, अलवर। और वन्य जीव सुरक्षा
कानून बनाने वाली रियासत। अब कानून न्यायालय कहां पर है? जोधपुर में, जोधपुर। वन्य जीव सुरक्षा कानून बनाने वाली रियासत जोधपुर। क्या है? जोधपुर। ठीक है। अब एक प्रश्न आया, महात्मा गांधी हत्याकांड से जुड़ी रियासत या जिसने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस नया बनाने वाली रियासत, वो अलवर। प्रथम स्वतंत्रता दिवस ने मनाने वाली रियासत। प्रथम स्वतंत्रता दिवस न मनाने वाली रियासत महात्मा गांधी हत्याकांड में शामिल रियासत। प्रथम स्वतंत्रता दिवस न मनाने वाली रियासत में हमारे पास में नाम किसका आएगा? अलवर। अलवर में छिपा है लवर, और महात्मा गांधी में भी अलवर। अलवर में छिपा है लवर, और लवर जो होते हैं वो तेज होते हैं, तो तेज सिंह फंस गया। अलवर में क्या छिपा है? लवर। लवर क्या होते हैं? तेज। तेज सिंह फंस गया। तो अलवर के जो शासक थे उस समय, यहां पर जिनका नाम आया था, अलवर शासक जो थे उनका नाम था तेज सिंह। और एक था दीवान, दीवान था जिसको एन बी खर्रे के नाम से या बी एन खर्रे के नाम से आप जानते हैं। दीवान बी एन या कई जगह एन बी खर्रे जो थे, इनका नाम इस हत्याकांड में आया था। अब जो तेज सिंह थे उनको दिल्ली बुलाया जाता है, और दिल्ली में उनको नजरबंद भी किया गया था। ठीक है। हाँ, तेज सिंह को दिल्ली में नजरबंद किया गया था। ये जो दीवान बी एन खर्रे हैं, इनका संबंध हिंदू महासभा से है। ठीक है ना, यहां लिख देता हूं मैं। कभी पूछा जाए कि संबंध किससे था? हिंदू महासभा के सचिव। अब एक प्रश्न आता है, महात्मा गांधी जो थे उनकी जब मृत्यु हुई तो उनके मुंह से अंतिम शब्द निकला था, हे राम। क्योंकि नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को उनको गोली मार दी थी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में ही राजघाट महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो क्या कहलाता है? राजघाट। ठीक है। अब है पाकिस्तान में मिलना चाहती थी वह रियासतें, पाकिस्तान में मिलने वाली दो रियासतें थी, मैं यहां लिख देता हूं। पाकिस्तान में मिलना चाहती थी दो रियासतें थी, एक का नाम था जोधपुर, एक का नाम था टोंक। ऐसे ही प्रश्न आता है आप लोगों से कि भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर यूपी में
मिलना चाहती थी, भाषाई आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। अब हमारे पास में बॉर्डर पर दो ही जिले आते थे, भरतपुर और धौलपुर। अब क्या है कि भरतपुर के बाद में डीग को भी बॉर्डर पर हम याद कर रहे हैं। तो पहले ये दोनों पूर्वी दिशा में जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते थे, तो भाषाई आधार पर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी भरतपुर और धौलपुर। ये दोनों रियासतें जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने वाली, उसमें जैसलमेर और जयपुर। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 ईस्वी में हुआ था। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि डू एंड डाई का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा यहां पर दिया गया था। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत डूंगरपुर। अच्छा, लिखा नहीं क्या इनके नाम, चलो ये भी लिख देता हूं। शिकार एक्ट पर रोक लगाने वाली रियासत टोंक, और शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत डूंगरपुर। ये लो साहब। आगे चले। एकीकरण जो है, इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एकीकरण जो है ये कितने वर्ष में पूरा हुआ। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। राजस्थान एकीकरण, सॉरी, राजस्थान एकीकरण 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। 7 चरणों में पूरा हुआ। 7 चरणों में पूरा। 7 चरणों में पूरा। एक आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो एकीकरण है, इस समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। अब एकीकरण कब से कब तक शुरू हुआ। 17 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक ये एकीकरण चला है। अब आप कहोगे किताबों में 18 मार्च भी आता है। मैंने आपको बताना है कि 17 मार्च अभी नई एनसीईआरटी है, उसमें यह लिखा गया है। अगर आपके पास 18 भी लिखा आ रहा है, 18 मार्च, तो भी ये सही है, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में ये था, नई एनसीईआरटी में ये आ चुका है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। राजस्थान में कुल रियासतें 19। राजस्थान में कुल रियासतें कितनी है? 19। ठिकाने 3। केंद्र शासित प्रदेश 1। ये था। इसको मिलाकर जो है हमें पूरा करना है। 19 रियासतें कौन सी थी, ठिकाने क्या थे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत देशी रियासतों को ब्रिटिश सर्वोच्चता से मुक्त कर दिया गया। यह भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। चलो ठिकाने तो मैं लिख ही देता हूं। कुशलगढ़, नीमराणा, लावा। केंद्र शासित प्रदेश
अजमेर, मेरवाड़ा। ठीक है, ये आपको याद करना है। रियासतें आगे लिखेंगे, नोट लगा के लिखना ये बात। स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत, स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत देशी रियासतों को ब्रिटिश सर्वोच्चता से मुक्त कर दिया। ये आपको याद रखना है नोट लगाकर। स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत देशी रियासतों को ब्रिटिश सर्वोच्चता से मुक्त कर दिया गया, इसमें आपको याद करना है। अब प्रश्न आता है कि एकीकरण के समय देशी रियासतों के शासक कौन थे। ठीक है, उनके बारे में अपने को याद रखना है। विदेशी रियासतें हमारे पास कितनी है, 19 तो रियासतों के नाम लिखेंगे और उसके बाद उनके शासक लिखेंगे। नाम भी आपको इस प्रकार से बताऊंगा ताकि आगे जब आप जाओगे पढ़ोगे तब आपको ये लगेगा कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, वो भी सारे के सारे साथ ही हो जाएंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आइएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। एकीकरण के समय देशी रियासतों के शासक, एकीकरण के समय देशी रियासतों के शासक। ठीक है, पहले गिनती लिख दूं फिर थाना रामसू बता देशु। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, टोंक, पहले कोटा लिख देता हूं, चलो। कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर,
बीकानेर, सिरोही। यानी इस प्रकार से हमारे पास में सभी शासकों के नाम आ गए। अब अपने इनको याद करें। अलवर में लवर तेज है, तेज सिंह, क्लियर सी बात है। भरतपुर, ब्रजेंद्र सिंह, भरतपुर है ब्रजेंद्र सिंह। उसके बाद करौली में कर कमलों से गणेश जी, कर कमलों से गणेश जी की पूजा, तो गणेश देवपाल, गणेश जी की पूजा कर कमलों से है। धौलपुर में सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है धौलपुर में, तो उदय भान सिंह। पूर्वी दिशा का सबसे छोटा जिला है धौलपुर, जिसे रेड डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, तो याद आ जाएगा। बांस लेकर आया था डॉक्टर चंद्रवीर सिंह, जिसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बूंदी, बूंदी के अंदर आपको याद करना है, जो बूंदी खाते हैं वो बहादुर हो जाते हैं, जो बूंदी खाते हैं वो बहादुर हो जाते हैं, बहादुर सिंह। जो बूंदी खाते हैं वो बहादुर हो जाते हैं। और फिर आपसे पूछे कि झालावाड़, तो राज राणा, राज राणा हरीश चंद्र। पहाड़ों में से तो उदय हो जाता है, पहाड़ों में ही लक्ष्मण घायल हो गए थे तो पहाड़ लेकर आए थे, लक्ष्मण घायल हो गए थे तो पहाड़ लेकर आए थे। तो आपको याद रखना है महारावल लक्ष्मण सिंह, घायल हो गए थे लक्ष्मण तो पहाड़ लेकर आए थे हनुमान जी, तो लक्ष्मण थे यहाँ के, घायल हो गए डूंगर पहाड़ों में। किशनगढ़, तो किशनगढ़ में आपको याद रखना है यहां पर सुमेर सिंह नाम आएगा। क्या नाम आएगा? सुमेर सिंह, सुमेर सिंह। बताओ कोई दिक्कत आई था? होने ही नहीं। आप आराम से याद कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आता है कोटा। कोटा के थे भीम सिंह। कोटा के कौन थे? कोट पहनते हैं भीम, कोट पहनते हैं भीम, तो भीम सिंह कोटा में कौन है? भीम सिंह कोटा के अंदर थे। प्रतापगढ़ में दो नाम आते हैं, महाराजा राम सिंह भी आता है, अंबिका प्रताप सिंह भी आता है। तो आप याद करोगे अंबिका प्रताप सिंह, अंबिका प्रताप सिंह, ये नाम भी हमें मिलता है। और इसकी जगह कई जगह हमें नाम क्या मिलता है? राम सिंह भी मिलता है। शाहपुरा, शाहपुरा की बात करके गए थे सुदर्शन देव, सुदर्शन देव। और टोंक, एकीकरण में ए आता है तो टोंक में अजीदुल्ला आता है, क्रांति में वजीदुल्ला आता है, व और ए का ही संगम अलग रहेगा। तो टोंक के नवाब थे नवाब अजी उद दौला। उदयपुर, एकमात्र अपाहिज शासक थे महाराणा भूपाल सिंह। जयपुर, मानसिंह द्वितीय कह दो या सवाई मानसिंह द्वितीय कह दो, एक ही बात है। सवाई मानसिंह भी कह दो तो भी चलेगा और द्वितीय लगा दो तो भी चलेगा। जोधपुर, हनुमत हनुमत सिंह। आप अपने हाथ को बोलना, ये तो हनुमंत सिंह है, उड़कर जा रहा है। उड़कर कहां जा रहा है? ये जा रहा था पाकिस्तान, तो ये रियासत पाकिस्तान याद हो जाएगी। जैसलमेर, जोहार सिंह, जैसलमेर में जैसे जोहार सिंह। फिर
शार्दुल सिंह, और सिरोही के अंदर जो है अंतिम वो आपको याद रखना है अभय सिंह। अब यहां पर मैंने इस प्रकार से लिखा है कि आपको चरण भी याद करवा देता हूं। यहां तक पहला चरण में शामिल होने वाली रियासतें हैं, यहां दूसरे चरण में शामिल, ये तीसरे चरण में शामिल, ये चौथे चरण में शामिल, फिर 1 और 4 एक हो जाते हैं, ये फिर हमारे पास में छठे चरण में शामिल, 1 और 4 पांचवें मिल जाती है, सिरोही जो है छठे में शामिल होता है, सातवें में अजमेर मेरवाड़ा हमारे पास में आएगा, वो आपको याद करना है। अगर हम बात करें अब ठिकानों की, ये तो हो गए क्या तो बोलते हैं रियासतें। अब बात करते हैं 3 ठिकाने। 3 ठिकाने हमारे पास में, नंबर 1 है नीमराणा। से यहां के शासक थे राजेंद्र सिंह। और नीमराणा ठिकाना, नीमराणा जो है इसको जब एकीकरण की बात की जाएगी, ये किस जिले में आता था? अलवर में। किसमें आता था? अलवर में। वर्तमान में आज पूछ ले नीमराणा कहां है तो अलवर में नहीं है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। पर एकीकरण के संदर्भ में हमारा उत्तर हमेशा क्या रहने वाला है? अलवर ही रहने वाला है। कुशलगढ़, बांसवाड़ा। अब देखो कुशलगढ़ में क्या है, वहां राजेंद्र है, तो यहां पर जो शासक थे उनका नाम था हरेंद्र सिंह। अब ये सबसे बड़ा नाम है तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा ठिकाना, सबसे बड़ा ठिकाना। 3 नंबर है लावा। लावा जो है यहां के जो शासक थे उनका नाम था बंश प्रदीप सिंह। शासक बंश प्रदीप सिंह। लावा पहले जो था वो टोंक में आया करता था। 19 जुलाई क्या है, 19 जुलाई 1948 को जयपुर में शामिल किया गया, ठीक है। इसको फिर आज के समय पूछा जाए तो वापस इसको आप याद करेंगे कि यह वर्तमान टोंक जिले में स्थित है, ठीक है। 19 जुलाई 1948 ईस्वी को लावा जयपुर में शामिल। वर्तमान टोंक जिले में है। एक प्रश्न और आता है हमारे पास में, यहीं से आप याद कर सकते हैं कि ये जो है लावा ये चौथे चरण के अंदर शामिल हुआ, जयपुर जो है चतुर्थ चरण के अंदर, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना, चतुर्थ चरण। कुछ किताब कहती भी है कि दूसरे चरण में, तो ये तो मैं भी कह रहा हूं पहले जो है ये चौथे चरण में। आज के संदर्भ में अगर टोंक को देखें तो फिर चरण टोंक दूसरे चरण में शामिल हुआ था, तो आपको ये याद रखना है। तारीख तक लिख दी है मैंने, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक था हमारे पास एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा जी। अजमेर मेरवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य एकमात्र विधानसभा जिसमें 30 सदस्य थे।
एकमात्र मुख्यमंत्री बने इनके हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्हें लोग दा साहब भी कहते थे। पत्रिका थी इनकी औदुंबर त्याग भूमि। ग्वालियर निवासी थे ये। अटुंडी महिला आश्रम अजमेर स्थापना इनके द्वारा की गई। और इन्हीं का जो है वास्तविक नाम जो था वो था बद्रीनाथ। ठीक है, तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था अजमेर मेरवाड़ा। निमराना अगर वर्तमान में पूछ ले कहाँ है, तो वर्तमान जिला वर्तमान खेरथल तिजारा है। ठीक है ना। और जब ये खैरतल तिजारा हट जाएगा तो आप फिर इसको अलवर कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, तो उतार लीजिएगा इसे, बाकी पढ़ेंगे कल। धन्यवाद। जय हिंद।